Hello everyone, welcome to Youth Genius Academy. My name is YK रस्तोगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के उस टॉपिक में हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में समझा कि किसी पदार्थ की जो सामर्थ्य होती है वो क्या होती है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में समझा और स्ट्रेस की जो पूरी फैमिली है कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरह का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने समझा। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन की। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। हिंदी में कहते हैं इसको विकृति, स्ट्रेन। हिंदी में कहा जाता है इसे विकृति। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होती है? डिफॉर्म हो जाती है। बॉडी क्या होती है? डिफॉर्म होती है। तो जब बॉडी डिफॉर्म होगी तो उसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। बॉडी की जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल जो भी डायमेंशन रही होगी उसका रेशियो कहलाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन एक तरह का रेशियो है, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, एक बार फिर से समझिए क्या होता है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है और उस डिफॉर्मेशन की वजह से उसकी डायमेंशंस में परिवर्तन आता है। तो जो डायमेंशन में परिवर्तन होता है और ओरिजिनल डायमेंशन जो उसकी वास्तविक डायमेंशन होती है, इनके बीच का जो अनुपात होता है उस अनुपात को विकृति कहा जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ये सिंबल होता है एप्सिलॉन से, हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज द एप्सिलॉन? अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन क्या है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, सो दिस इज द। अच्छा, दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज हैं, ऊपर भी डायमेंशन आ रहा है, नीचे भी डायमेंशन आ रहा है। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन की बात करेंगे तो अगर आप 10 रुपीज में से 5 रुपीज माइनस करेंगे तो भी आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? रुपीज में आएगा। 10 रुपीज में से 5 रुपीज माइनस कर दिए तो कितने आएंगे? 5 रुपीज ही आएंगे। तो ऊपर वाला भी जो है चेंज इन डायमेंशन है, तो डायमेंशन की जो भी यूनिट होगी, अगर आप लेंथ में ले रहे हैं, विड्थ में ले रहे हैं, डेप्थ में ले रहे हैं, और नीचे जो ओरिजिनल डायमेंशन है, तो दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं? समान होती हैं। इसलिए स्ट्रेन जो होता है वो यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस भी। यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं है, एंड डायमेंशन लेस। इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी और इसका जो डायमेंशन होगा वो भी नहीं होगा, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। इट इज, ये एक बीमार रहित राशि होती है। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेन कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि स्ट्रेन कितने तरह का होता है। सबसे पहला जो टाइप है स्ट्रेन का वो कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेन। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे
टेंसाइल स्ट्रेन। सेकेंड होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और फोर्थ होता है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो ये चार तरह के स्ट्रेन्स जो हैं होते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन का जो सिंबल हम लोग देते हैं वो एप्सिलॉन टी दे देते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन वी, और शियर स्ट्रेन के लिए जो सिंबल दिया जाता है वो है फाई। ठीक है, सो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन जो है वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के कारण वस्तु में जो विकृति होती है, वस्तु में जो डिफॉर्मेशन होता है, वो डिफॉर्मेशन जो है वो कहलाता है स्ट्रेन। मैथमेटिकली अगर आप स्ट्रेन को समझना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कि चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का जो अनुपात होता है उस अनुपात को कहा जाता है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन एक यूनिटलेस मतलब इकाई रहित और डायमेंशनलेस विमा रहित राशि है। ठीक है, इसकी ना ही कोई डायमेंशन होती है और ना ही इसकी कोई यूनिट होती है, क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। ठीक है, और स्ट्रेन कितने तरह का होता है, तो मेनली जो है वो स्ट्रेन चार तरह का होता है। हालांकि हम लोग अभी एक आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो हम आपको दो और स्ट्रेन के बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी चार स्ट्रेन जो हैं वो मेनली पढ़े जाते हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और लास्ट में होता है शियर स्ट्रेन। तो हम वन बाई वन करके ना चारों को अलग अलग देखेंगे कि क्या होते हैं ये स्ट्रेन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं स्लाइड यहाँ पर एक ले लेता हूँ। पहले बात करेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, तो इसे हम एप्सिलॉन टी से लिखेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रेस के द्वारा, अगर आपने बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड लगाया है और उस लोड की वजह से वस्तु की जो लंबाई है वो बढ़ जा रही है, वस्तु की लंबाई जो है वो बढ़ जा रही है, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप हुआ है। और इस केस में जो स्ट्रेन होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीमेंट इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, अगर हम एक्सटर्नल लोड लगाकर या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इसके ऊपर जो स्ट्रेन आया है वो कौन सा स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन है। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, तो वो होगा इंक्रीमेंट इन लेंथ या फिर इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसकी लंबाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, जो भी इंक्रीमेंट हुआ होगा वो, और ओरिजिनल लंबाई क्या है। इसको सबसे पहले समझ लीजिए आप। तो हमने एक बॉडी लिया है ये, और हमने उसके ऊपर ये इसकी जो लेंथ है उसे हम लोगों ने एल ले लिया, और हमने इसके ऊपर लेंथ के अलोंग एक फोर्स लगाया है P, दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बॉडी किसमें है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और इसमें क्या डेवलप होगा, इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस में भी कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि पुलिंग नेचर के फोर्स लगे हुए हैं इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और इस टेंसाइल स्ट्रेस के कारण क्या होता है, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है। वस्तु की लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आप सपोज करिए कि ये जो बॉडी है, ये कुछ इसकी लंबाई जो है वो बढ़ के ये हो जा रही है। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई कितनी बढ़ गई, ये
एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? पहले लंबाई कितनी थी? एल, और अभी लंबाई कितनी हो गई है? डेल्टा एल। ठीक है, पहले लंबाई एल थी और अभी लंबाई कितनी हो गई है? डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, या इंक्रीमेंट इन लेंथ क्या हुआ? एप्सिलॉन टी को लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन टी इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो इंक्रीमेंट इन लेंथ क्या हुआ है? डेल्टा एल, ये लेंथ इंक्रीज करी है, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। तो यही आपका क्या आ जाएगा? दिस विल बी द टेंसाइल स्ट्रेन, दिस विल बी द टेंसाइल स्ट्रेन। या इसको आप इस तरह से भी डिफिनीशन कह सकते हैं कि अगर वस्तु के ऊपर कोई टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, तो वस्तु में जो डेवलप होने वाला स्ट्रेन होगा वो कौन सा स्ट्रेन होगा? टेंसाइल स्ट्रेन होगा। कौन सा स्ट्रेन होगा? टेंसाइल स्ट्रेन होगा। क्लियर है ना? और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में कितनी बढ़ोतरी हुई है और प्रारंभिक या फिर वास्तविक लंबाई कितनी थी, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को हम लोग कहेंगे तनन विकृति, तनन विकृति। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको टेंसाइल स्ट्रेन को कह सकते हैं तनन विकृति, तनन विकृति। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए चेंज इन लेंथ, सपोज करो पहले लेंथ 20 सेंटीमीटर थी और अभी लेंथ 22 सेंटीमीटर हो गई है, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर, है ना? चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो राशि है, ये जो आपकी स्ट्रेन है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन सी से डिनोट करेंगे, और हिंदी में इसे संपीडन विकृति कहेंगे, संपीडन विकृति कहेंगे। तो अगर वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगने के कारण वस्तु की लंबाई में कमी आ जाती है, वस्तु की लंबाई में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, मतलब डिक्रीमेंट हो जाता है। वस्तु की लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीमेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वस्तु के ऊपर जो स्ट्रेन है वो कौन सा स्ट्रेन है? कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन के कारण क्या होता है? वस्तु की लंबाई घट जाती है, वस्तु की लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है। या आप कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, अगर किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा हुआ है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कब आता है? जब वस्तु के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट पुश लगे होते हैं। इक्वल और अपोजिट क्या लगे होते हैं? पुश। जैसे ये एक बॉडी है, अगर मैं इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से इसको दबाऊंगा, पुश करूंगा, ठीक है, तो इसकी लंबाई में क्या होगी? इसकी लंबाई में कमी आएगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमने बल लगाकर इस पर क्या डेवलप किया? हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस इस पर डेवलप किया। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप किया। तो अगर वस्तु के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण वस्तु की लंबाई में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो वस्तु की लंबाई में आई कमी और वास्तविक लंबाई के बीच का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन या फिर संपीडन विकृति। ठीक है, तो संपीडन विकृति को एक बार जरा फिगर में देख लेते हैं कि फिगर किस तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका बॉडी है, ठीक है, और ये आपने इधर से और इस तरफ से दो पुशिंग नेचर के फोर्स लगाए हैं। इस पुशिंग नेचर के फोर्स के कारण जो वस्तु की लंबाई है उसमें क्या आने वाली है? कमी आने वाली है। वस्तु की लंबाई में क्या आ जाएगी? कमी। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई में कमी आ जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले इनिशियली इसकी जो लंबाई रही होगी वो L रही होगी, और अभी जो लंबाई है
वो कितनी हो गई है, घट के हो गई है L माइनस डेल्टा एल, L माइनस डेल्टा एल। ठीक है, तो हम लोग एप्सिलॉन सी को लिख सकते हैं, एप्सिलॉन सी दैट मींस कंप्रेसिव स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू डिक्रीमेंट इन लेंथ, डिक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, डिक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डिक्रीमेंट इन लेंथ कितना हुआ, पहले लंबाई कितनी थी L और अभी लंबाई घट के कितनी हो गई L माइनस डेल्टा एल। तो डिक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ है आपका L, तो ये आपका एप्सिलॉन सी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको निगेटिव स्ट्रेन भी कहते हैं, इसको जो है वो आप निगेटिव स्ट्रेन भी कह सकते हैं। देखिए चेंज क्या होता है, चेंज हमेशा निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या निकाला जाता है, कभी भी कोई भी चीज का चेंज निकालते हैं तो चेंज जो होता है, तो मैं यहाँ पर अगर चेंज इन लेंथ ही निकालना चाहता हूँ तो चेंज इन लेंथ में क्या निकालूंगा, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब फाइनल लेंथ कितनी है L माइनस डेल्टा एल, और इनिशियल लेंथ कितनी है L, तो यहां से एल एल कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाता है माइनस डेल्टा एल। तो अगर कहीं पर लेंथ में चेंज आपने निकाला और वो लेंथ चेंज कैसा आया, निगेटिव आया, चेंज कैसा आया, निगेटिव आया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि देयर इज अ डिक्रीमेंट इन लेंथ। तभी हमने यहाँ पर जो है जो वर्ड लिखा है वो चेंज इन लेंथ नहीं लिखा है, हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है डिक्रीमेंट इन लेंथ। तो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, वो डेल्टा एल हो रहा है, लेकिन अगर चेंज इन लेंथ बोला जाएगा तो वो माइनस डेल्टा एल होगा, चेंज इन लेंथ क्या होगा, माइनस डेल्टा एल। तो इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है वो एक तरह का निगेटिव स्ट्रेन होता है। निगेटिव स्ट्रेन का मतलब है कि लंबाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, लंबाई में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, क्लियर होगा ना आपको, कोई भी डायमेंशन नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है, तो यूनिट और डायमेंशन किसी भी स्ट्रेन में नहीं होगी, वो तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन वी से, हिंदी में इसको कहते हैं आयतनिक विकृति, आयतनिक विकृति, आयतनिक विकृति। ठीक है, तो इसका जो जिक्र होगा, आयतनिक विकृति का जो जिक्र किया जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, तो वहां पर हम लोग इसको बहुत डिटेल में लेंगे। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, एप्सिलॉन वी क्या होता है, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन और ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या होता है, अनुपात होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम हम डेल्टा वी ले रहे हैं और ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो वी ले रहे हैं, तो एप्सिलॉन वी बराबर आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिगर वगैरह नहीं बना रहे हैं, फिगर इसलिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर ही हमारा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर आधारित है। ठीक है, आगे आने वाला जो पूरा चैप्टर होगा इलास्टिक कांस्टेंट जहां पर हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से पे होगा। ठीक है, तो अभी इसको सिर्फ फार्मूले के तौर पे देखते हैं कि आयतनिक विकृति क्या होती है। आयतनिक विकृति जो है वो आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के बीच का जो अनुपात होता है उसको आयतनिक विकृति कहते हैं, और एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो थोड़ा सा आपको शियर स्ट्रेन की, सॉरी शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेन को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना चाहिए कि शियर स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन आपका होता है फाई, फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है कर्तन विकृति, कर्तन विकृति, कर्तन विकृति। ठीक है, कर्तन विकृति। चलिए अब यहां पर एक बॉडी हम ले रहे हैं, ये हमने एक बॉडी लिया हुआ है, ठीक है,
और हमने इस बॉडी को नीचे से क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, मतलब जिस सरफेस पे हमने इसको रखा है उसे इस सरफेस के साथ जोड़ दिया है, फेविकोल लगा दिया है, रेड लाइट लगा दिया है, पूरी तरीके से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, बॉडी को हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। ठीक है, अब अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, पहले आप मुझे बताइए क्या बॉडी हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है? क्या बॉडी हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है? एक बार कमेंट करके बताइए क्या बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है स्थिर साम्यावस्था। यस या नो में जवाब दे दीजिए, आप कोई भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रहेगी, क्योंकि अब आपने बॉडी को नीचे चिपका रखा है या आपने फिक्स कर रखा है, तो ना ये एक्स डायरेक्शन में जाने वाली है, ना वाई डायरेक्शन में जाने वाली है, और ना ही ये अपनी जगह पर क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो यही तीन चीजें होती हैं कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में लीनियर ट्रांसलेशन और एंगुलर ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, तो हम बॉडी को किस में कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया। ये जो फोर्स हमने लगाया है ये कैसा है, टेंजेंशियल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। बॉडी के ऊपर कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब स्पर्शीय फोर्स है। स्पर्शीय फोर्स जैसा आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारे पास में एक डिब्बा है, ठीक है, दो बत्ती का डिब्बा है। तो जैसे ये डिब्बा है, तो ये इस तरीके से रखा हुआ है, और ये नीचे मैंने इसको चिपका रखा है, और ऊपर की तरफ से, ऊपर की जो सरफेस है, ये वाली ऊपर वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पे मैं अपने हाथ से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये बॉडी कैसी है, बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि आप फोर्स कैसा लगा रहे हैं, फोर्स आप कैसा लगा रहे हैं, इसका रेजिस्टिंग सेक्शन कौन सा होगा। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो कौन सा सेक्शन रजिस्ट करेगा, बताएं इसको। जब आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो कौन सा सेक्शन रजिस्ट कर रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा सेक्शन रजिस्ट कर रहा है। ये वाला सेक्शन रजिस्ट कर रहा है, ये जो बॉटम सेक्शन है ना, ये वाला, ये सेक्शन क्या कर रहा है, इसे रजिस्ट कर रहा है। और ये फोर्स इस सेक्शन के कैसे है, टेंजेंशियल है। कैसा है, टेंजेंशियल है। ठीक है, रजिस्टिंग सेक्शन कौन सा होगा, बॉटम वाला, जहां पे आपने इसको जोड़ के रखा है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये चलने की कोशिश करेगा, अगर नीचे वाला ना जुड़ा हो तो ये चल जाएगा, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, टेंडेंशियल। तो अगर मैंने इसको चिपका रखा है तो कहां पर मुझे प्रॉब्लम होगी, मतलब रजिस्ट कहां पे करेगा, यहां से रजिस्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है ये इस रजिस्टिंग सेक्शन के कैसे हो गया, या रजिस्टिंग सेक्शन के एरिया के कैसे हो गया, टेंजेंशियल फोर्स हो गया। तो इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा शियर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस कौन सा डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन इज द स्ट्रेन, स्ट्रेन डेवलप्ड बाय शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बॉडी। देखो स्ट्रेस जो होता है ना वो इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड इन बॉडी। ऐसे आप खाली बैठे हो ना तो आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सिंपली बैठे हुए हो ना तो आप पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस कब होगा, जब आपसे कोई कुछ कह देगा, कुछ ऐसी बात, बुरी सी बात बोल देगा, तो आप किस में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। इसी तरीके से अगर बॉडी है कहीं पर रखी हुई है तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी किस में आ जाएगी, तो बॉडी आ जाएगी किसमें, स्ट्रेस में। अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे होंगे तो बॉडी किसमें आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी किसमें, स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा इंड्यूस्ड होता है। स्ट्रेस हमेशा कैसा होता है, इंड्यूस्ड होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर
तब उसमें स्ट्रेस क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो स्ट्रेन जो है वो डेवलप्ड होता है किसके द्वारा, शियर स्ट्रेस के द्वारा, और जो कि बॉडी में इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोर्स लगाया। तो सपोज करो थोड़ा सा हम इसमें नाम वगैरह लिख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी सरफेस हो गई, ये सी हो गई, और ये डी हो गई। ठीक है, तो जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो डायमेंशन में तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन मतलब ये जो डायमेंशन है ए बी सी डी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स जो होता है वो आकार में परिवर्तन नहीं लाता है, वो किस में परिवर्तन लाता है, आकृति में परिवर्तन लाता है। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि शेप में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस कौन सा होता है, शियर स्ट्रेस। अगर किसी वस्तु की शेप बदल जा रही है, आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से वस्तु की क्या बदल जा रही है, शेप बदल जा रही है, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा शियर स्ट्रेस। और अगर आकार बदल जा रहा है, मतलब साइज बदल जा रहा है, तो फिर उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर चूंकि आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है रेजिस्टिंग सेक्शन के, तो इसलिए यहां पर आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा आकृति में। आकृति में क्या परिवर्तन होगा, नीचे वाले तो दोनों पॉइंट्स क्या है, फिक्स है, नीचे वाले सी पॉइंट और डी पॉइंट, और सी से लेकर डी तक सारे पॉइंट्स क्या है, फिक्स है, आपने नीचे जोड़ रखा है, फिक्स कर रखा है। लेकिन ऊपर वाले तो पॉइंट्स फिक्स नहीं है, तो इसलिए ये जो बी पॉइंट है ये मूव कर जाएगा एक नई लोकेशन पे, जिसको हम लोग कहेंगे बी डैश। इसी तरीके से ए पॉइंट भी मूव कर जाएगा और एक नई लोकेशन पे पहुंच जाएगा ए डैश। ठीक है, और इनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सारे क्या कर जाएंगे, वो भी मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो एक नई लोकेशन मिल जाएगी, मतलब आपको एक नया आपको इसका आकृति मिल जाएगी। अगर आप पहले वाली आकृति देखेंगे तो वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है। अभी जो आकृति है वो कैसी है, पैरालिलोग्राम बन गया। अभी कैसा बन गया, पैरालिलोग्राम। और आप कंटिन्यू रखेंगे तो और झुकता चला जाएगा, नीचे वाले तो पॉइंट्स वही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो विकृति आई है वो विकृति कहां पर आई है, इसमें जो स्ट्रेन आया है वो कहां पर स्ट्रेन आया है। पहले ये वाली जो वॉल थी वो सीधी थी, अभी ये वाली वॉल कैसी हो गई है, ये वाली वॉल जो थी, बीसी वॉल जो थी वो पहले सीधी थी, अभी कैसी हो गई है, अभी इंक्लाइंड हो गई है। तो ये जो मूव किया है, ये जितना इस वॉल ने एंगल मूव किया है, वही एंगल क्या कहलाता है, वही एंगल कहलाता है शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन हम यहाँ पर फाई से डिनोट करेंगे, और फाई क्या है, फाई इज द एंगल बाय विच द बॉल मूव्स। ठीक है, या टेक्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो वॉल है इसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, मतलब ये घूम गई वॉल। ठीक है, ये झुक गई वॉल, कितना झुक गई, फाई एंगल झुक गई। तो ये फाई ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है शियर स्ट्रेन। इसी को क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं। अब ये फाई कैसे निकालोगे, तो फाई तो डायरेक्टली नहीं निकल सकता, बट हम tan फाई निकाल सकते हैं। तो अगर आप tan फाई निकालोगे, ठीक है, तो tan फाई क्या होता है, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कौन सा होता है, जो एंगल होता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, जो एंगल होता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनस या फिर कर्ण कहते हैं, और बची हुई जो भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। तो यहाँ पर tan फाई आपका क्या आने वाला है, tan फाई आने वाला है बीबी डैश अपॉन बीसी, बीबी डैश अपॉन बीसी। अब देखिए tan जीरो का वैल्यू कितना होता है, tan जीरो का वैल्यू होता है 0। ठीक है, और ये जो है ना फाई भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा एंगल होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा एंगल होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, tan फाई को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, tan फाई को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, किसमें, फाई में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो फाई बराबर आ जाएगा बीबी डैश अपॉन बीसी। अभी मैं आपको तीनों का बताने जा रहा हूं कि साइन फाई अगर होता, देखिए साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा है और थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा अगर बहुत छोटा एंगल है थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और टेन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेन फाई है, क्योंकि फाई जो है वो बहुत ही स्मॉल है, फाई इज
वेरी स्मॉल, ये भी बात लिख देते हैं, सिंस फाई इज वेरी स्मॉल, फाई जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम tan फाई को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं फाई से, तो फाई बराबर आ जाएगा बी बी डैश अपॉन बी सी। यही फाई आपका क्या है, यही आपका क्या है, शेयर स्ट्रेन। तो आई थिंक क्लियर होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए यदि आपको समझ में आ गया हो तो। चलिए ठीक है, तो ये तो थे स्ट्रेन के बारे में, ये सारी जो बातें थी ये स्ट्रेन के बारे में थी। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी टॉपिक है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का भी टॉपिक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ही मतलब बढ़िया टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे चारों तरह के स्ट्रेन्स। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो आप इसको कह सकते हैं प्रतिबल प्रतिबल विकृति आरेख, प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि दो तरह के मटेरियल हैं। जो भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स, एक कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, अब पहले तो ये समझिए कि जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं और जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो कौन से मटेरियल्स होते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाते हैं और ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाते हैं। और ये डायग्राम हम बनाते किस पे हैं, तो ये हमें डायग्राम मिलता है एक्सपेरिमेंटली। ये डायग्राम हमें कैसे मिलता है, एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो कहां पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है यूटीएम पर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और वहां से जो डायग्राम मिलता है वही डायग्राम आपका कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मतलब ये किसी ने बनाया नहीं है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली मिला है। हमने मटेरियल को मशीन में लगाया, डक्टाइल मटेरियल को मशीन में लगाया और टेस्ट परफॉर्म किया, तो वहां से मशीन ने जो डायग्राम ड्रॉ करके हमें दिया वही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। और अगर आपने ब्रिटल मटेरियल लगाया है तो आपने ब्रिटल मटेरियल लगा के जो टेस्ट परफॉर्म किया तो वहां से जो डायग्राम निकल के आएगा वो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें कैसे मिलता है, एक्सपेरिमेंटली मिलता है और किस मशीन पर परफॉर्म करके मिलता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर परफॉर्म करके मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डक्टाइल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। और किसी भी पदार्थ में अगर डक्टिलिटी का गुण है, किसी भी पदार्थ में अगर डक्टिलिटी का गुण है तो इसका मतलब है कि हम उसके वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब डक्टिलिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के तार खींचे जा सकते हैं, जिसके कारण पदार्थ के तार खींचे जा सकते हैं।
तो अब आपको दुनिया में जितने भी पदार्थ मिले, जिनके भी आप तार देख सकते हो, है ना, आपने तार देखे होंगे, वो सारे मटेरियल्स जो हैं किस कैटेगरी में आ जाएंगे? डक्टाइल मटेरियल में। मैं आपको आपके घर से एग्जांपल देना शुरू करता हूं, ठीक है। जैसे बिजली का वायर है, तो बिजली के वायर में कॉपर वाले वायर्स भी आते हैं, ठीक है, और एल्युमिनियम वायर भी आते हैं, ठीक है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों कैसे मटेरियल हो गए? डक्टाइल मटेरियल हो गए। कैसे मटेरियल हो गए? डक्टाइल मटेरियल हो गए। आप हाथ में छल्ला पहनते हैं, ठीक है, लोहे का छल्ला पहनते हैं शनिदेव से बचने के लिए, ठीक है। तो ये जो लोहे का छल्ला होता है ये भी वायर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये भी कैसा मटेरियल हो गया? डक्टाइल मटेरियल होगा। या फिर आप लोहे का जो वायर होता है वो आप हार्डवेयर की दुकान से लेते हो, किस लिए? क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो है, जो आयरन की बार्स होती हैं उनको बांधने के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी क्या हो गया? वो भी आपका डक्टाइल मटेरियल हो गया। स्टील का वायर आता है, वो भी कैसा हो गया? डक्टाइल मटेरियल। सिल्वर है, चांदी, वो भी कैसा है? डक्टाइल मटेरियल हो गया, ठीक है। चैन पहनते हैं कुछ लोग, सोने की चांदी की चैन पहनते हैं, तो चैन कैसे बनती है? वायर से बनती है, पतले पतले वायर्स होते हैं उनसे बनती है। तो इसका मतलब ये दोनों पदार्थ भी कैसे हो गए? डक्टाइल मटेरियल्स हो गए। तो जितने भी पदार्थ हैं जिनके तार खींचे जा सकते हैं या जिन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, वो सारे पदार्थ किस कैटेगरी में आ जाते हैं? डक्टाइल मटेरियल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा है ब्रिटिल मटेरियल्स। तो ब्रिटिल मटेरियल्स जो होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटिलनेस, एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटिलनेस। तो ब्रिटिलनेस क्या प्रॉपर्टी होती है? Brittleness is the property of substance or material by virtue of which it fails without any considerable deformation, है ना। अगर आपने इसको खींचने की कोशिश की, अगर आपने इसके ऊपर कोई लोड लगाया, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा ना वो दिखाई नहीं देगा। कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन तो होगा लेकिन वो विजुअल नहीं होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। तो जो दिखाई ना दे तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट कंसीडरेबल, है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इतना तो डिफॉर्म हुआ ही नहीं, है ना। तो अगर किसी बॉडी में बिना किसी कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन के एक्सटर्नल लोड लगाने पर बॉडी फेल कर जाती है, बॉडी क्या कर जाती है? फेल कर जाती है। तो ये जो पदार्थ का गुण है ये कहलाता है ब्रिटिलनेस। ये पदार्थ का जो गुण होता है ये कहलाता है ब्रिटिलनेस। जैसे चौक है, आपने चौक जरूर देखी होगी, ठीक है, बचपन से लेकर कभी तो, वैसे आज की डेट में ज्यादातर जगह पर व्हाइट बोर्ड मार्कर्स वगैरह लग गए हैं और अब इस तरह के स्मार्ट बोर्ड्स भी आने लगे हैं क्लासरूम के लिए, ठीक है। लेकिन लेकिन छोटे पे आपने कभी किसी क्लास में आपने चौक जरूर देखी होगी, आप चौक से खेले भी हो सकता हो, ठीक है। कई लोग चौक खाए भी होंगे, है ना, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए, मैं ये तो एक उसकी बात हो गई। चौक है, अगर आप चौक को पकड़ के खींचिए, चौक को पकड़ के क्या करिए? खींचिए, या आप उसे दबाइए, तो ना खींचने पर आपको दिखेगा कि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ना दबाने पर आपको लगेगा कि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा कम हो गई है। लेकिन अगर आप खींचोगे तो खींचते समय एक समय ऐसा आएगा पट पट से टूट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उसे दबाओगे तो दबाने पे भी क्या होगा? पट से टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा कोई लंबाई में कमी, खींचने पर बहुत ज्यादा लंबाई में वृद्धि या दबाने पर बहुत ज्यादा लंबाई में कमी नहीं आपको दिखाई दी। तो दैट मीन्स कि कोई कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन नहीं हुआ इसमें, कोई कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है इसमें। तो बिना किसी कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन के जो पदार्थ बाह्य बल लगाने पर फेल हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ब्रिटिल मटेरियल। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ब्रिटिल मटेरियल। जैसे क्ले हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, चौक हो गई, कास्ट आयरन हो गया। कास्ट आयरन भी आपका जो है ब्रिटिल मटेरियल्स में आता है, ठीक है। आयरन में भी एक टाइप होता है ना कास्ट आयरन, जिसमें 2 से 4.5% कार्बन पाया जाता है, ठीक है, कास्ट आयरन कहते हैं। जो मैनहोल्स के ढक्कन होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैनहोल के जो ढक्कन होते हैं कहाँ लगे होते हैं? सड़क पे ही तो मैनहोल होंगे, किसी के घर में थोड़ी ना मैनहोल बनाएंगे। तो सड़क पे मैनहोल, और सड़क पे गाड़ियां भी कितनी सारी निकलती रहती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर गाड़ी का लोड आएगा तो वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो कास्ट आयरन जो है वो आपका कैसा मटेरियल है? ब्रिटिल मटेरियल है। और चौक हो गई, क्ले हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है,
तो ये सारे किस में आ रहे हैं ना, ब्रिटल मटेरियल्स में आ रहे हैं। तो बिना किसी कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन के जो पदार्थ फेल हो जाते हैं, ठीक है, वो पदार्थ कहलाते हैं ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। और जिन पदार्थों के ऊपर बाह्य बल लगाकर जिन्हें तार का रूप दिया जा सकता है या तार के रूप में जिन्हें खींचा जा सकता है, वो कहलाते हैं डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा कि डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं और ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो एक्सपेरिमेंटली हमें प्राप्त होता है जब हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कहां पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यूटीएम पर, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर लेते हैं स्ट्रेन, ठीक है। एक्स एक्सिस पर लेते हैं स्ट्रेन। तो जो कर्व स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? तो कर्व स्टार्ट होता है ऑरिजिन से। ऑरिजिन से इसलिए स्टार्ट होगा अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने स्ट्रेस नहीं लिया है, अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने स्ट्रेस नहीं दिया है, तो स्ट्रेस ना देने का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया है, कोई बाह्य बल नहीं आपने लगाया है, कोई लोड नहीं लगाया है, तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। और अगर आपने कोई बाह्य बल नहीं लगाया है तो उसमें कोई विकृति भी नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि अगर स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन भी क्या होगा? जीरो। तो दैट मीन्स कि हमारा जो कर्व है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है? 0,0 से। व्हेन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज 0, स्ट्रेन विल आल्सो बी 0। स्ट्रेन भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो हमारा जो कर्व स्टार्ट होगा वो कर्व स्टार्ट होगा कहां से? 0,0 से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कर्व बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्व हमें कहां से मिलता है? एक्सपेरिमेंटली हमें कर्व मिलता है, यूटीएम पर हम ड्रॉ करते हैं, यूटीएम से हम ड्रॉ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ड्रॉ करते हैं, मशीन ड्रॉ करके हमें देती है। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर जो भी उसमें फीचर्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने डिक्टेट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर्व बना लेता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ पॉइंट है। तो ऑल 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिखाने होंगे, ठीक है। ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। मैं सारे पॉइंट्स के नाम लिख देता हूं कि पॉइंट्स क्या क्या कहलाएंगे, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ए पॉइंट कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बी पॉइंट जो कहलाता है वो कहलाता है इलास्टिक लिमिट, सी पॉइंट को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, डी पॉइंट को कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ई पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, और जो एफ पॉइंट है उसे कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ये 6 पॉइंट से मिलकर होता है। ये 6 पॉइंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे होते हैं, ठीक है। अब ये आपका ए पॉइंट जो है वो है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के भीतर क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो लिमिट्स आप देख लीजिए, मैं अलग अलग पहले इसमें वो डाल देता हूं,
चलो मैं डायरेक्टली खींच लेता हूं। ये इसके इस तरफ का जो एरिया होता है, इसके इस तरफ का जो एरिया है, ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर है। ये वाली जो लाइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की लाइन है। इसके इधर का जो एरिया है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में आता है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में क्या होता है, या चलिए छोड़िए, इसको भी हटाइए, आप सिंपल ऐसे ही समझिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ए पॉइंट। अब आप ए पॉइंट पे देखेंगे, ए पॉइंट तक क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप स्ट्रेन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहे हो और स्ट्रेन कम हो रहा है तो ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ा रहे हो उस रेशियो में स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेन किसी दूसरे रेशियो में बढ़ रहा है। तो उस केस में जो होता है वो स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है। फिलहाल यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्लोप कांस्टेंट है। ओए लाइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन जैसी है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जिस रेशियो में आप स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाओगे उसी रेशियो में स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसी रेशियो में स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो एक साथ दोनों का बढ़ना डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक का बढ़ना और दूसरे का कम होना इनवर्स रिलेशनशिप। एक का जितना बढ़ना उतना दूसरे का उस रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ना, तो ये कहलाता है कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है। मतलब जो लाइन है, जो कर्व की लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व्ड लाइन है। ठीक है, तो यहां से यहां तक लाइन स्ट्रेट होगी। ठीक है, और इस लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन दिस लिमिट। ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट का कर्व कहां से कहां तक है, ए से बी। तो आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लाइन जो है वो थोड़ा सा क्या हुई है, झुकी हुई लाइन है। ठीक है, तो यहां पर है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जिस रेशियो में आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं उस रेशियो में स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, या जिस रेशियो में स्ट्रेन बढ़ रहा है उस रेशियो में स्ट्रेस को नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर जो लाइन है वो थोड़ी सी कर्व्ड लाइन है। कैसी लाइन है, कर्व्ड लाइन है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है इलास्टिक लिमिट। अब समझिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो अगर इलास्टिक लिमिट से पहले आप एक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, हालांकि मैं आगे बताने वाला था लेकिन चूंकि यहां पर भी मैं बता सकता हूं, इलास्टिसिटी, इलास्टिक सॉरी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी या फिर हम इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। तो किसी भी पदार्थ में जो प्रत्यास्थता का गुण होता है वो क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण जिन पदार्थों में होता है उन पर अगर आप बाह्य बल लगाएंगे, उन पर अगर आप बाह्य बल लगाएंगे तो उनमें डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे ही आप बाह्य बल हटा लेंगे, जैसे ही आप बाह्य बल हटा लेंगे वैसे ही उनमें जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो रिवर्ट हो जाएगा, वापस हो जाएगा। मतलब वो पदार्थ अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को वापस से रिगेन कर लेगा। ये जो पदार्थ का गुण होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता का गुण ये कहता है
कि बाह्य बल हटाने पर यदि वस्तु अपने मूल आकार और आकृति में वापस लौट आती है तो ऐसे पदार्थ में जो गुण पाया जाता है या पदार्थ के इस गुण को हम प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट क्या हो गई? इलास्टिक लिमिट तक अगर आपने मटेरियल को स्ट्रेंड किया या स्ट्रेस्ड किया, ठीक है, तो अगर आप वो स्ट्रेस हटा लेंगे तो वस्तु क्या होगी? वस्तु अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट आएगी। ठीक है, वस्तु अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट आएगी। इस लिमिट के भीतर जो भी डिफॉर्मेशन होते हैं उन्हें हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होते हैं वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होते हैं वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। जब तक आपने उसको स्ट्रेस करके रखा है तब तक डिफॉर्मेशन होगा। जैसे ही आप लोड हटा लोगे वैसे ही डिफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु जो है वो अपने मूल आकार और आकृति में वापस लौट आएगी। ठीक है, तो ये लिमिट कहलाती है इलास्टिक लिमिट। तो हम लोगों की जो पूरी सोम है ना वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। पूरी सोम हमारी इस बी पॉइंट के इधर है। बी पॉइंट्स के उधर तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के इस तरफ जो भी डिफॉर्मेशन होंगे उन्हें कहा जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इससे इस तरफ जो भी डिफॉर्मेशन होंगे वो कहलाते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इन्हें कहा जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं? परमानेंट इन नेचर। मतलब एक बार अगर हो गया ना तो वापस ना लौटेगा, चाहे आप लोड हटा लो, उल्टा खुद सर्केबल हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। एक बार डिफॉर्मेशन हो गया तो हो गया। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन आपका वापस लौट के नहीं आने वाला है। ठीक है, सो ये बी पॉइंट तक जो भी डिफॉर्मेशन हो जाएंगे वो रिगेन हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। सी पॉइंट को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अब आपने क्या किया? बी पॉइंट के बियॉन्ड भी आपने बॉडी को स्ट्रेस्ड रखा। बी पॉइंट के बाद भी आपने बॉडी को क्या करा? बॉडी को आपने स्ट्रेस्ड किया, मतलब और लोड लगा दिया। सपोज करो किसी बॉडी की जो इलास्टिक लिमिट है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेस की वैल्यू बताई है। इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो 25 तक अगर लगाओगे तो जो भी डिफॉर्मेशन होंगे वो इस 25 को हटाने के बाद में क्या हो जाएंगे? वापस लौट आवेंगे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में। अब आपने 25 के बाद 26, 27, 28 इस तरीके से आपने स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो एक समय ऐसा आवेगा जब ये बॉडी कहीं पर इसमें नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पर इसमें क्या होगा? नेक फॉर्मेशन। कहीं पर से पतला होने लगेगा। कहीं पर से क्या होने लगेगा? पतला होने लगेगा, मतलब वहीं से टूटेगा आगे चल के। अभी तो स्टार्टिंग है। तो जिस बिंदु पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस बिंदु पर यील्डिंग मतलब यहां पर क्या हो जाता है? नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उस बिंदु को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहां से ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर नेक फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक माने होता है गला। नेक फॉर्मेशन स्टार्ट्स। यहां पे नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में फर्दर जो है, अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू फर्दर बढ़ाओगे, क्योंकि नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, तो एरिया क्या हो रहा है? एरिया घट रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है? तेजी से क्या हो रहा है? घट रहा है। नेक फॉर्मेशन आपने स्टार्ट कर दिया तो तेजी से क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी? स्ट्रेस की वैल्यू भी आप कम करोगे फिर भी स्ट्रेन कंटिन्यू रहेगा। मतलब आप चाहोगे ना कि अब 25 से भी नीचे आ जाओ, है ना? अब आप
तो एक बार आपने नेक फॉर्मेशन स्टार्ट करा दिया, 30 पे गए, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। एक बार नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, आपने कहा ओ मेरा मटेरियल फेल होने वाला है, ठीक है, तो आपने क्या किया, स्ट्रेस की वैल्यू को कम करना स्टार्ट किया। अब आप 25 से नीचे भी आ जाओगे ना, तब भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो गया है ना, इसलिए अब आप 25 से नीचे भी आओगे तब भी नेक फॉर्मेशन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। नेक आप देखिए बी पॉइंट से आप कितना नीचे आ गए, यहाँ पे डी पॉइंट पे आ गए, तब भी क्या हो रहा है, तब भी नेक फॉर्मेशन, स्ट्रेन आपका कंटिन्यू है। स्ट्रेस घट रहा है लेकिन स्ट्रेस घट रहा है लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्ट्रेस घट रहा है लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कैसा रिलेशनशिप है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ये कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक फॉर्मेशन, यहाँ पे टोटल ये जो होता है ना, ये टोटल यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, नेक फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, नेक फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है डी पॉइंट पर, जो कि लोअर यील्ड पॉइंट है। मतलब यील्डिंग जो होगी वो कहां से कहां तक होगी, सी से डी के बीच में होगी, या जो नेक फॉर्मेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा, सी से डी पॉइंट के बीच में नेक फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक बार फिर से स्ट्रेस की, क्योंकि अभी नेक फॉर्मेशन रुक गया है ना, अब एरिया और कम नहीं हो रहा है, अब एक बार क्या होगा, फिर से आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे और स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे और स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक बार मटेरियल जो है वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा फेल होने से बचने के लिए। तो ये जो पॉइंट है ये है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ये अपनी पूरी ताकत लगा देगा मटेरियल कि मैं फेल ना हूं, ठीक है। होता क्या है ना कि जब इंसान को ये बिल्कुल भरोसा हो जाता है कि नहीं अब वो बचने वाला नहीं है, तो एक बार वो अपनी सारी शक्तियों को समेट कर एक जगह पर केंद्रित कर देता है। तो बिल्कुल वैसे ही है, ई पॉइंट जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है। यहाँ पर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, किसी भी मटेरियल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो इसी पॉइंट पर होती है, ठीक है। उसके बाद भी अब आपने उसको स्ट्रेन करना जारी रखा, मतलब आपने उसको खींचना जारी रखा, आपने उसका डिफॉर्मेशन कंटिन्यू रखा, तो फाइनली एफ पॉइंट पर आकर मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल हो जाएगा। कहां से फेल करेगा, उसी नेक पॉइंट पर फेल करेगा, और वहां पर एक बॉल एंड सॉकेट जो है फेल्योर होगा, ठीक है। एक जगह पर एक हिस्से में बॉल बनेगा और दूसरे हिस्से में सॉकेट बनेगा, तो उस तरह से वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सारे पॉइंट्स हो गए और ये उनकी व्याख्या हो गई, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बताएं। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए, या किसी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि सर से दोबारा सुनना चाहिए तो आप दोबारा बोल सकते हैं, तो मैं आपको उस पॉइंट के बारे में फिर से बताऊंगा, और नहीं तो ओके टाइप कर दीजिए। नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार आप नोट्स में जाएंगे ना, कंप्लीट नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं उस पर आप जाएंगे ना, तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। कुछ चीजें हम यहाँ पर नहीं लिख पाते हैं लेकिन आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो आप जब नोट्स लिखिएगा तो वीडियो भी अपने सामने चला लीजिएगा, ठीक है। जहां पर जो भी चीजें मैंने बोली है, जैसे इलास्टिसिटी के बारे में बताया है, तो आप इलास्टिसिटी जब वहां पे पढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। कल हम लोग जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे, किसके लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, और आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर कंटिन्यू करेंगे, जैसे हुक्स लॉ हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, ठीक है। इन टॉपिक्स पर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक मेनली आपका बस खाली एक या 1.5 लेक्चर और लेगा और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बताया ना, अब छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा लेक्चर्स जो लेता है वो टॉपिक आपके हो गए हैं, सपोर्ट रिएक्शन है और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो मैं आज एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। एक कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट जो है वो फ्री एंड है, बी पॉइंट फ्री एंड है, और इस पर मैंने क्या किया है, इस पर मैंने इतने पोर्शन पर मैंने यहाँ पर यूडीएल लगा रखा है, और एक यहाँ पर मैंने पॉइंट लोड यहाँ पर दिया हुआ है और एक पॉइंट लोड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट लोड दिए हुए हैं और एक यूडीएल दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को आप मेरे को करके भेजेंगे, इसका शियर फोर्स डायग्राम
और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये 4 किलो न्यूटन का है, और ये आपका 6 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, ये जो दूरी है ये 3 मीटर की दूरी है, ये जो दूरी है ये 2 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये पॉइंट आपका सी पॉइंट है। इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट ड्रा करके आप मेरे को भेजेंगे। ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए, आपको इसमें एक अच्छी चीज ये रहेगी, कैंटिलीवर बीम है तो आपको रिएक्शंस फाइंड आउट नहीं करने हैं। ठीक है, ये एक तरीके से होमवर्क है, होमवर्क की शुरुआत है। ठीक है, आपका टॉपिक ये आपका पहला एक होमवर्क हो जाता है। ठीक है, तो ये आप करके मुझे व्हाट्सएप पे जो उसकी फोटो है ना वो खींच के भेजेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, कल मिलते हैं।